गू दाग, मैं थॉर्स्टीन वेबलिन हूँ। अमेरिकी पूंजीवाद के तीक्ष्ण आलोचक के रूप में जाना जाता हूँ। दिखावटी उपभोग, कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन की अवधारणा का प्रवर्तक और संस्थागत अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र दोनों का एक प्रारंभिक विचारक। मैंने इस भ्रम को चुनौती दी कि बाजार तर्क संगत होते हैं और यह उजागर किया कि आधुनिक जीवन की अधिकांश गतिविधियां आवश्यकता से नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, आदत और दिखावे से संचालित होती हैं। सोशियो एक्सप्लोरेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको अपने जीवन की कहानी और सामाजिक विज्ञान में मेरे स्थायी योगदानों की यात्रा पर ले चलूंगा। विशेष रूप से मेरी इस धारणा पर कि अर्थशास्त्र को केवल एक शुद्ध सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि सत्ता, परंपरा और वर्गीय व्यवहार से प्रभावित एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। मैंने असहज प्रश्न पूछे। हम काम क्यों करते हैं? हम उपभोग क्यों करते हैं? और हमारी आर्थिक संरचना से वास्तव में लाभ किसे होता है? आइए इस यात्रा की खोज एक साथ करें। मैं 30 जुलाई 1857 को कैटो, विस्कॉन्सिन में नॉर्वेजियन अप्रवासी माता पिता के यहाँ पैदा हुआ था। हमारा परिवार एक सख्त लूथरन कृषक परिवार था और यद्यपि हम कठिन परिश्रम करते थे, हमने पुस्तकों और शिक्षा को उससे भी अधिक महत्व दिया। कम उम्र से ही मैं स्कैंडिनेवियाई प्रवासियों की मितव्ययी और व्यावहारिक जीवन शैली से प्रभावित हुआ, जो भौतिक संपत्ति से कम और शिल्पकला, समुदाय तथा सादगी से अधिक प्रभावित होते थे। बाद में हम मिनेसोटा चले गए, जहां मैंने अपनी औपचारिक शिक्षा शुरू की और अंततः 1880 में कार्लेटन कॉलेज से स्नातक किया। इसके बाद मैंने जॉन्स हॉपकिंस और येल विश्वविद्यालय में दर्शन और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर शिक्षा ली और 1884 में पीएचडी प्राप्त की। लेकिन शिक्षा जगत मेरे लिए आसान नहीं था, इसलिए नहीं कि मेरे पास विचारों की कमी थी, बल्कि इसलिए कि मैं कभी भी पारंपरिक ढांचे में फिट नहीं बैठा। मैं तीखी जुबान वाला, अपरंपरागत और उन संस्थाओं का आलोचक था जो सच्चाई की तुलना में सुविधा को ज्यादा पसंद करती थीं। मैंने कई वर्षों तक एक स्थिर शैक्षणिक पद पाने के लिए संघर्ष किया। 1890 के दशक की शुरुआत में मैं हाल ही में स्थापित हुए शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़ा, जहां मैंने अपने सबसे मौलिक विचारों को विकसित करना शुरू किया। मैंने अर्थशास्त्र को केवल आपूर्ति और मांग का नीरस विज्ञान मानने से इनकार कर दिया। मेरे लिए आर्थिक व्यवहार सांस्कृतिक, आदतन और प्रतीकात्मक था। 1899 में मैंने अपनी सबसे प्रसिद्ध कृति द थियोरी ऑफ द लेजर क्लास प्रकाशित की। इसमें मैंने दिखावटी उपभोग, कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन की अवधारणा प्रस्तुत की और यह तर्क दिया कि अमीर लोग केवल जीने के लिए खर्च नहीं करते, वे अपनी हैसियत दिखाने के लिए उपभोग करते हैं। जो कुछ रुचि या परिष्कार कहलाता है, वह वास्तव में प्रतिष्ठा के नाम पर छिपाया गया अपव्यय होता है। यह पुस्तक केवल आर्थिक विश्लेषण नहीं थी, यह आधुनिक पूंजीवाद पर एक व्यंग्य भी थी। मैंने उजागर किया कि शासक वर्ग अपनी स्थिति को उत्पादकता से नहीं, बल्कि अर्जित किए बिना प्राप्त आराम का प्रदर्शन करके बनाए रखता है, जबकि कामकाजी वर्ग कठिन परिश्रम करता है। बाद में मैंने दिखावटी अवकाश, कंस्पिक्यूअस लेजर, धन संबंधी अनुकरण, पिक्यूनियरी एम्यूलेशन और उन स्वार्थी हितों का अध्ययन किया जो सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं। मेरे अन्य कार्यों में, जैसे द थियरी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज 1904 और द इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप 1914, मैंने यह विचार दोहराया कि बाजार तर्कसंगत नहीं होते और व्यवसाय मूल्य के सर्जक नहीं, बल्कि अक्सर अप्रभावी व्यवस्थाओं से लाभ कमाने वाले होते हैं। मैंने यह तर्क दिया कि तकनीकी प्रगति को अक्सर वही लोग रोकते हैं जो अक्षमता से लाभ कमाते हैं। मैं कभी भी परंपरागत व्यक्ति नहीं था। मैं शांत स्वभाव का था, व्यंग्यात्मक बोलचाल करता था और अक्सर मुझे विचित्र माना जाता था। मैं शैक्षणिक औपचारिकताओं के अनुरूप नहीं था और विश्वविद्यालयों के प्रशासकों के बीच मेरे बहुत कम मित्र थे। हालांकि मेरी दृष्टि तीक्ष्ण थी, लेकिन मेरे भीतर आकर्षण की कमी थी। मुझे सराहा गया, कभी कभी मुझसे डर भी महसूस किया गया, लेकिन शायद ही कभी मुझे पूरी तरह स्वीकार किया गया। अपनी प्रतिभा के बावजूद
मुझे स्थिर शैक्षणिक पदों को बनाए रखने में कठिनाई हुई। मैंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाया, फिर मिसौरी विश्वविद्यालय में और कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क के न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च में भी कार्य किया। लेकिन मुझे अक्सर बाहर कर दिया गया या हाशिए पर डाल दिया गया, ज़्यादातर मेरी विचारधारा और रवैये के कारण, न कि मेरे विचारों की गुणवत्ता के कारण। हालांकि मेरा निजी जीवन अक्सर अस्थिर रहा, मेरा मन हमेशा बेचैन और रचनात्मक बना रहा। मैं सादगीपूर्ण जीवन जीता था, धन के पीछे कभी नहीं भागा और हमेशा उन लोगों पर संदेह किया जो ऐसा करते थे। अपने अंतिम वर्षों में भी मैंने लिखना और बोलना जारी रखा, भले ही मेरी जीवित अवस्था में दुनिया ने मेरे योगदान को पूरी तरह नहीं पहचाना। मैं 3 अगस्त 1929 को मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में इस दुनिया से विदा हुआ, सिर्फ कुछ हफ्तों पहले, जब महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन ने पूंजीवादी व्यवस्था की उन खामियों को उजागर कर दिया जिन्हें मैं वर्षों से आलोचना करता आ रहा था। हालांकि मैं एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री था, लेकिन मैं जल्दी ही आर्थिक मॉडलों की खोखली औपचारिकता से निराश हो गया। ऐसे मॉडल जो मानव व्यवहार की वास्तविकताओं को नज़रअंदाज करते थे। मैंने यह उजागर करने का निश्चय किया कि संस्कृति, प्रतिष्ठा और आदतें किस तरह आर्थिक जीवन को आकार देती हैं और कैसे व्यावसायिक वर्ग, बिजनेस क्लास, अक्सर वास्तविक प्रगति में बाधा डालता है। आइए, मैं आपको उन मूल विचारों से परिचित कराता हूं जो मैंने विकसित किए। ऐसे विचार जो आज भी असहजता पैदा करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं और हमारे समय को समझने में मदद करते हैं। 1. दिखावटी उपभोग, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। मैंने यह शब्द 1899 में गढ़ा और यह मेरी सबसे पहचानी जाने वाली अवधारणाओं में से एक बन गया। मैंने देखा कि समृद्ध समाजों में लोग अक्सर ज़रूरत के कारण नहीं, बल्कि सामाजिक हैसियत, स्टेटस दिखाने के लिए उपभोग करते हैं। समृद्ध वर्ग धन का उपयोग अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि शक्ति, रुचि या परिष्कार का प्रदर्शन करने के लिए करता है। चाहे वह महंगे कपड़े हों, भव्य भोज या देशी हवेलियां। इनमें से अधिकांश व्यवहार इस लालसा से प्रेरित होते हैं कि दूसरे लोग उन्हें श्रेष्ठ समझें, न कि इस कारण कि वे वास्तव में आराम से जीना चाहते हैं। मैंने तर्क दिया कि इस तरह का उपभोग अपव्ययी और तर्कहीन है। यह एक तरह का नाटक है जिसका उद्देश्य सामाजिक दूरी बनाए रखना है, न कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना। 2. दिखावटी अवकाश, कंस्पिक्यूअस लेजर। उपभोग, कंजम्पशन से गहराई से जुड़ा हुआ एक और विचार है जिसे मैंने दिखावटी अवकाश कहा। यह विचार कि अमीर लोग अक्सर सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले आलस्य या शानदार शौकों में भाग लेते हैं ताकि यह दिखा सकें कि वे श्रम, काम से ऊपर हैं। कल्पना कीजिए उन कुलीन लोगों, एरिस्टोक्रेट्स की जो कभी काम नहीं करते, या उन मशहूर हस्तियों, सेलिब्रिटीज की जिनका पूरा जीवन प्रदर्शन, यात्रा और रस्मों पर आधारित होता है। ये गतिविधियां कोई उत्पादक मूल्य नहीं पैदा करती, बल्कि शक्ति का संप्रेषण करती हैं और यह विचार मजबूत करती हैं कि काम करना उनके स्तर से नीचे है। दिखावटी उपभोग और दिखावटी अवकाश दोनों ही एक समान सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, समाज के उच्च वर्ग को बाकी लोगों से अलग दिखाना और वर्गीय पदानुक्रम, क्लास हायरार्की को बनाए रखना। 3. विश्राम वर्ग और आर्थिक रुचि के मापदंड, द लेजर क्लास एंड पेक्यूनियरी कैनन्स ऑफ टेस्ट। मैंने विश्राम वर्ग, लेजर क्लास को एक ऐसे सामाजिक वर्ग के रूप में वर्णित किया जो अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति से पाता है, न कि किसी उत्पादक कार्य से। यह वर्ग समाज के सांस्कृतिक मानकों और नैतिक मूल्यों को आकार देता है, जिसमें सौंदर्य और रुचि के पैमाने भी शामिल हैं, जिन्हें मैंने आर्थिक रुचि के मापदंड, पेक्यूनियरी कैनन्स ऑफ टेस्ट कहा। दूसरे शब्दों में कहें तो जो कुछ समाज में सुंदर, फैशनेबल या इच्छित माना जाता है, वह अक्सर अभिजात वर्ग की पसंद से तय होता है, भले ही उन चीज़ों का वास्तविक ज़रूरतों या भलाई से कोई लेना देना न हो। समय के साथ ये अभिजात्य पसंदें समाज में सामान्य मान्यता बन जाती हैं और मध्यम व श्रमिक वर्ग पर दबाव डालती हैं कि वे भी उन्हीं का अनुकरण करें, जिसे मैंने धन संबंधी अनुकरण,
पिक्यूनियरी एमुलेशन कहा। 4. व्यापार और उद्योग, बिजनेस वर्सेस इंडस्ट्री। अपनी कृति द थियरी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज 1904 में मैंने उद्योग, इंडस्ट्री और व्यापार, बिजनेस के बीच एक स्पष्ट भेद प्रस्तुत किया। उद्योग उन तकनीकी और उत्पादक गतिविधियों को दर्शाता है जो वास्तव में चीज़ों का निर्माण करती हैं, जैसे मशीनें, इंजीनियर, मजदूर, जो समाज को सुचारू रूप से चलाते हैं। व्यापार इसके विपरीत लाभ केंद्रित होता है और अक्सर विकास में बाधा डालता है। यह उन पूंजीपतियों और कॉरपोरेट अभिजात वर्ग का क्षेत्र है जो मुनाफा बचाने के लिए बाजार में हेरफेर करते हैं या नवाचार को धीमा कर देते हैं, भले ही इससे समाज को नुकसान पहुंचे। मैंने तर्क दिया कि औद्योगिक प्रगति को अक्सर वही लोग बाधित करते हैं जो पूंजी पर नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि वे अक्षमता से लाभ कमाते हैं और बदलाव से डरते हैं, न कि इसलिए कि वे अयोग्य हैं। 5. आत्मक्रिया और संस्थागत दृष्टिकोण, हैबिचुअल एक्शन एंड इंस्टीट्यूशनलिज्म। मैंने इस विचार को अस्वीकार किया कि मानव केवल तर्कसंगत गणनाएं करने वाले प्राणी हैं। वास्तव में हमारी अधिकांश गतिविधियां आदत, सामाजिक परंपराओं और संस्थागत दबावों से संचालित होती हैं। लोग हर बार लाभ-हानि नहीं तौलते, वे रोजमर्रा की रूटीन का पालन करते हैं। ये आदतें मजबूत होती हैं संस्थाओं के माध्यम से, जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा प्रणाली और स्वयं पूंजीवाद। इसलिए अगर हमें आर्थिक व्यवहार को समझना है तो हमें इन सांस्कृतिक और संस्थागत बलों का अध्ययन करना होगा, ना कि केवल कुछ अमूर्त सिद्धांतों का। यही विचार आगे चलकर संस्थागत अर्थशास्त्र, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स की नींव बना, एक ऐसी विचारधारा जो वास्तविक सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों को ध्यान में रखती है। 6. निहित स्वार्थ और परिवर्तन का विरोध, वेस्टेड इंटरेस्ट्स एंड रेजिस्टेंस टू चेंज। अंत में मैंने निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट्स की अवधारणा प्रस्तुत की, ऐसे समूह या संस्थाएं जो इसीलिए नवाचार का विरोध करते हैं क्योंकि वे मौजूदा व्यवस्था से लाभ कमा रही होती हैं। यह देखा गया है कि भले ही तकनीक दक्षता या जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती हो, फिर भी शक्तिशाली लोग प्रगति को रोकते हैं ताकि वे अपनी स्थिति और लाभ को सुरक्षित रख सकें। यह केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, राजनीति, शिक्षा और धर्म जैसी संस्थाएं भी इस मानसिकता से ग्रसित हो सकती हैं। मैंने चेतावनी दी थी कि जब तक हम इन निहित स्वार्थों का सामना नहीं करते, आधुनिक समाज ठहराव का शिकार हो जाएगा, ऐसे लोगों के हाथों जकड़ा हुआ जो उद्देश्य की तुलना में मुनाफे को अधिक महत्व देते हैं। यहाँ मेरे प्रमुख ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण है, जिनके माध्यम से मैंने आधुनिक जीवन की सतह के नीचे छिपे आर्थिक और सांस्कृतिक पैटर्न को उजागर करने का प्रयास किया। 1. आलसी वर्ग का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास 1899। ये मेरी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसमें मैंने दिखावटी उपभोग, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, और दिखावटी अवकाश, कॉन्स्पिक्यूअस लेजर की अवधारणाओं को पेश किया। मैंने तर्क दिया कि पूंजीवादी समाजों में, विशेषकर उच्च वर्ग में, उपभोग अब आवश्यकता नहीं बल्कि सामाजिक श्रेष्ठता दिखाने का माध्यम बन गया है। लोग महंगे सामान इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि वे हैसियत और स्वाद का प्रतीक होते हैं। यह उपभोग व्यवहार तर्कहीन और अपव्ययी है, एक आदिम आदत जिसे अब विलासिता की पोशाक पहना दी गई है। 2. व्यापार उद्यम का सिद्धांत, द थियरी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज 1904। इस पुस्तक में मैंने उद्योग, इंडस्ट्री और व्यापार, बिजनेस के बीच स्पष्ट भेद किया। उद्योग वह है जो वैज्ञानिक नवाचार, उत्पादन और उपयोगी श्रम से समाज के लिए वास्तविक मूल्य पैदा करता है। व्यापार इसके विपरीत लाभ कमाने पर केंद्रित होता है, भले ही वह उत्पादकता और जनहित को नुकसान पहुंचाए। मैंने दिखाया कि कैसे पूंजीपति वर्ग नवाचार को धीमा करता है और प्रतिस्पर्धा को दबाता है ताकि अपना वर्चस्व बनाए रख सके। 3. श्रम कौशल की प्रवृत्ति और औद्योगिक कला की स्थिति, द इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप एंड द स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल आर्ट्स 1914। इस ग्रंथ में मैंने आर्थिक व्यवहार के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन किया,
मैंने यह विचार प्रस्तुत किया कि मनुष्यों में एक प्राकृतिक काम करने की प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप होती है। वे स्वाभाविक रूप से रचनात्मक, दक्ष और समस्याओं का समाधान करने वाले होते हैं। परंतु आधुनिक पूंजीवाद इस प्रवृत्ति को कुचल देता है। मुनाफा गुणवत्ता से ऊपर हो जाता है और श्रमिकों को अर्थहीन यंत्रों में बदल दिया जाता है। 4. साम्राज्यवादी जर्मनी और औद्योगिक क्रांति, इंपीरियल जर्मनी एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 1915। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई इस पुस्तक में मैंने जर्मनी की औद्योगिक और राजनीतिक संरचना का विश्लेषण किया। मैंने चेतावनी दी कि कैसे तकनीकी प्रगति जब लोकतंत्र के बिना होती है तो वह मुक्ति नहीं बल्कि दमन का साधन बन जाती है। 5. अमेरिका में उच्च शिक्षा, द हायर लर्निंग इन अमेरिका, 1918। यह ग्रंथ विश्वविद्यालयों पर मेरी तीखी टिप्पणी थी। मैंने दिखाया कि कैसे अमेरिकी विश्वविद्यालय धीरे धीरे कॉरपोरेट संस्थाओं की तरह काम करने लगे हैं। विज्ञापन, खेल, प्रतिष्ठा और प्रशासनिक पदानुक्रम ने स्वतंत्र चिंतन और ज्ञान की खोज को पीछे धकेल दिया है। 6. अनुपस्थित स्वामित्व और आधुनिक व्यापार उद्यम, एब्सेंटी ओनरशिप एंड बिजनेस एंटरप्राइज इन रीसेंट टाइम्स, 1923। यह मेरी अंतिम बड़ी रचना थी। मैंने अनुपस्थित स्वामित्व की आलोचना की, जहां संपत्ति और धन पर नियंत्रण रखने वाले लोग उस समुदाय या श्रम से कटे रहते हैं जिससे मूल्य उत्पन्न होता है। ऐसी व्यवस्था सामाजिक रूप से विनाशकारी है क्योंकि यह शक्ति को उत्तरदायित्व से दूर कर देती है और समाज में सृजन की बजाय चालाकी और अटकलों को बढ़ावा देती है। निष्कर्ष, मेरे लिए अर्थशास्त्र केवल आंकड़ों या ग्राफ का विषय नहीं था। यह मानव स्वभाव, संस्कृति, शक्ति और परंपरा से जुड़ा हुआ एक गहरा सामाजिक अध्ययन है। मैंने सदैव यह प्रयास किया कि हम वह भी देखें जिसे देखने की आदत समाज को नहीं होती, क्योंकि सत्य अक्सर असहज होता है पर आवश्यक भी। मैं मानता था कि समाज तार्किक, प्रभावी और न्यायपूर्ण हो सकता है, लेकिन केवल तब जब हम संपत्ति के भ्रम, प्रतिष्ठा की रस्मों और शोषण की मशीनरी का सामना करें। हमें याद रखना चाहिए, सच्ची प्रगति विलासिता की झांकी से नहीं, बल्कि उपयोगी श्रम की कला, जिज्ञासा की भावना और परिचित चीज़ों को नए सिरे से सोचने के साहस से आती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाएं। ताक, ओहा, एनफीन, दाहग।